नमस्कार दोस्तों। आज के इस लेक्चर में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने वाला हूं। टॉपिक का नाम है म्यूटेशन और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से यह टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्स में जनरली लॉन्ग टाइप क्वेश्चन, शॉर्ट नोट्स और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में हर तरीके के क्वेश्चन इस टॉपिक से कवर किए जाते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, यदि 1-2 लाइन में डेफिनेशन टाइप क्वेश्चन में यह क्वेश्चन पूछा जाता है तो किस प्रकार से एक्सप्लेन किया जा सकता है। तो म्यूटेशन इज ए परमानेंट अल्टरेशन ऑफ द न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑफ द जीनोम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। तो म्यूटेशन न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस में परमानेंट अल्टरेशन होता है और इसे एक और वे है जिसके थ्रू समझाया जा सकता है, जो कि ज़्यादा कॉमन है। ए जीन म्यूटेशन इज सडन, स्पॉन्टेनियस एंड हेरिटेबल चेंजेस इन द जेनेटिक मटेरियल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। तो यह दो तरीके से हम म्यूटेशन को डिफाइन कर सकते हैं। और जहाँ तक बात है म्यूटेशन के कारण की, तो जो रीज़न है वह है रेप्लिकेशन के दौरान, डीएनए के रेप्लिकेशन के दौरान यदि एरर होते हैं तो यह मेन रीज़न है म्यूटेशन के होने का। अब हम देखेंगे म्यूटेशन के कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। यहाँ से एग्ज़ाम्स में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या फिर जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं वह काफ़ी सारे आते हैं। तो ये पॉइंट जो अभी मैं डिस्कस करने वाला हूँ, ये सभी पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। म्यूटेशन रैंडम इवेंट होता है, यानी रैंडमली किसी भी न्यूक्लियोटाइड में चेंज हो सकता है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई रीज़न सेलेक्टेड नहीं होता, यह बिल्कुल रैंडम होता है। और जहाँ तक फ्रीक्वेंसी की बात है तो स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन की फ्रीक्वेंसी काफ़ी कम होता है और इंड्यूस्ड म्यूटेशन की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है। इंड्यूस्ड म्यूटेशन वैसे म्यूटेशन होते हैं जिसके पीछे कुछ फिजिकल या केमिकल कारण होते हैं, तो इस तरीके के म्यूटेशन की जो फ्रीक्वेंसी है वो हाई है। स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन जो नेचुरली होता है उसकी फ्रीक्वेंसी कम होते हैं। इसके बाद कुछ और पॉइंट है। म्यूटेबल जीन, यह पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। म्यूटेबल जीन किसे कहेंगे? तो कुछ जीन ऐसे होते हैं जिसमें एक्सेप्शनली काफ़ी हाई रेट ऑफ म्यूटेशन होता है, उन जीन को हम बोलते हैं म्यूटेबल जीन। और दूसरा जो टर्म है वह है म्यूटेटर जीन। कुछ जीन ऐसे होते हैं जो आसपास की जो जीन में, वो जीन म्यूटेटर जीन ऐसे जीन होते हैं जो अपने आसपास के जीन में स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन के रेट को बढ़ाते हैं। तो इस तरीके के जीन को म्यूटेटर जीन कहा जाता है। और जो नेक्स्ट टर्म है वह है एंटी म्यूटेटर जीन। एंटी म्यूटेटर जीन ऐसे जीन हैं जो उसके आसपास के जीन्स की म्यूटेशन, किसी स्पेसिफिक जीन की म्यूटेशन को कम करते हैं, उसमें होने वाले म्यूटेशन के रेट को कम करते हैं। तो इस प्रकार के जीन को हम एंटी म्यूटेटर जीन कहते हैं। एक और कंसेप्ट यहाँ पर है जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, वह है हॉट स्पॉट। हॉट स्पॉट आपके जीनोम में कुछ ऐसी साइट होती हैं, जीन के अंदर कुछ ऐसी साइट होती है जहाँ पर म्यूटेशन होने के जो संभावना है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। ऐसे रीजन्स को, जीन के अंदर ऐसे रीजन्स को हम हॉट स्पॉट कहते हैं। इसके बाद एक कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो म्यूटेशन है वो सोमेटिक भी हो सकता है और जर्मिनल भी हो सकता है। आगे हम इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा डिस्कस करेंगे। सोमेटिक म्यूटेशन किसी भी इंडिविजुअल से उसके प्रोजेनी में नेक्स्ट जनरेशन में ट्रैवल नहीं करता है। एनिमल के डेथ के साथ ही वह म्यूटेशन समाप्त हो जाता है। लेकिन जहाँ तक जर्मिनल म्यूटेशन की बात है तो यह इंडिविजुअल से उनकी प्रोजेनी में, ऑफ स्प्रिंग में ट्रांसमिट करता है, क्योंकि ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर इस तरीके की म्यूटेशन होते हैं। जर्मिनल सेल्स में म्यूटेशन होते हैं तो वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रैवल करते हैं। कुछ और कैरेक्टरिस्टिक फीचर देखेंगे तो म्यूटेशन जो होते हैं वो रिकरेंट होते हैं, यानी कि बार बार हो सकते हैं। म्यूटेशन रिवर्सिबल भी होते हैं, यानी कहने का तात्पर्य है कि एक बार फॉरवर्ड म्यूटेशन होने के बाद म्यूटेंट बन गया, फिर वो रिवर्स होकर बैकवर्ड म्यूटेशन के थ्रू वो वाइल्ड कंडीशन में भी जो उनका स्टेबल फॉर्म था, जो उनका सही रूप था, उस रूप में भी जा सकते हैं। तो म्यूटेशन रिवर्सिबल होते हैं। इसके बाद एक और कंसेप्ट है जो इम्पॉर्टेंट है, वह है म्यूटाजेंस का। तो म्यूटाजेंस ऐसे एजेंट होते हैं जिसकी वजह से म्यूटेशन की रेट बढ़ती हैं, और ये एजेंट फिजिकल हो सकते हैं, केमिकल्स हो सकते हैं। तो यहाँ म्यूटाजेंस है। इसके बाद कुछ और पॉइंट है यहाँ पर। म्यूटेशन
किसी भी इंडिविजुअल के लाइफ साइकिल में किसी भी स्टेज में हो सकता है। उसके जन्म के समय हो सकता है, जन्म से पहले हो सकता है, या फिर एडल्ट स्टेज में हो सकता है, या फिर बुढ़ापे में हो सकता है। तो किसी भी स्टेज में म्यूटेशन हो सकता है। इसके बाद कुछ और यहाँ पर इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिसको मैं डिस्कस करूँगा। फ्रीक्वेंसी ऑफ रिसेसिव म्यूटेशन की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है। म्यूटेशन रिसेसिव भी हो सकता है, डोमिनेंट भी हो सकता है। तो एज कंपेयर टू डोमिनेंट म्यूटेशन, रिसेसिव म्यूटेशंस की जो फ्रीक्वेंसी है वो हाई होता है। इसके अलावा यह भी एक इम्पॉर्टेंट फीचर है कि हार्मफुल और लीथल म्यूटेशन की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, और डिज़ायरेबल या यूज़फुल म्यूटेशन काफ़ी रेयर होते हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी काफ़ी कम होती है। इसके अलावा एक पॉइंट यह भी इम्पॉर्टेंट है कि एक ही जीन, किसी भी जीन के एक सिंगल पॉइंट पर म्यूटेशन हो सकता है, अलग अलग तरीके के म्यूटेशन हो सकते हैं, और यही कारण होता है मल्टीपल एलील के बनने का। सेवरल डिफरेंट म्यूटेशन में अक्कर इन ए सिंगल जीन गिविंग राइज टू मल्टीपल एलील। तो किसी एक सिंगल एलील में कई अलग अलग तरीके के म्यूटेशंस हो सकते हैं, जिसकी वजह से मल्टीपल एलील बनते हैं। इसके बाद यह लास्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, इसी भी देखेंगे। 2 मेंबर्स ऑफ ए पेयर ऑफ जीन म्यूटेट इंडिपेंडेंटली। कहने का तात्पर्य है कि किसी जीन में एक म्यूटेशन हो गया और उसके बगल वाले जीन में कोई दूसरा म्यूटेशन हो रहा है, तो ये एक दूसरे को अफेक्ट नहीं करते हैं। हर तरीके के म्यूटेशन आपस में एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं। अब हम म्यूटेशन की क्लासिफिकेशन की बात करेंगे। तो म्यूटेशन को कई तरीके से क्लासिफाई किया जा सकता है। तो अलग अलग तरीके से हम क्लासिफाई करते हैं, तो अलग अलग तरीके के म्यूटेशंस के फॉर्म्स देखे जाते हैं। सबसे पहले हम इसे क्लासिफाई करेंगे स्मॉल स्केल म्यूटेशन। स्मॉल स्केल म्यूटेशन वैसे म्यूटेशन जो कि काफ़ी कम फ्यू न्यूक्लियोटाइड में हो, तो उस तरीके के म्यूटेशन को हम स्मॉल स्केल म्यूटेशन कहते हैं। इसका पहला एग्जाम्पल है पॉइंट म्यूटेशन। तो पॉइंट म्यूटेशन कहने का मतलब है कि किसी एक न्यूक्लियोटाइड में चेंज आने की वजह से जो म्यूटेशंस होते हैं उसे जनरली हम पॉइंट म्यूटेशन कहते हैं। इसमें ट्रांजिशन हो सकता है, ट्रांसवर्जन हो सकता है। तो ये दोनों टर्म काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ट्रांजिशन क्या है, ट्रांसवर्जन क्या है, इन दोनों के बीच में कई बार डिफरेंस पूछे जाते हैं कि दोनों में क्या डिफरेंस होता है। तो ट्रांजिशन के अंदर जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं, एक प्यूरिन दूसरे प्यूरिन से रिप्लेस किए जाते हैं, यानी ए जी से रिप्लेस हो सकते हैं, और पायरेमिडिन एक दूसरे पायरेमिडिन से रिप्लेस होते हैं। कहने का मतलब है सी टी से रिप्लेस हो सकता है। तो प्यूरिन, एक प्यूरिन की जगह पर दूसरा प्यूरिन आकर लगेगा, और एक पैरामिडिन के स्थान पर दूसरा पैरामिडिन लग सकता है। ऐसे म्यूटेशन को हम ट्रांजिशन कहते हैं। दूसरा जो फॉर्म है वह है ट्रांसवर्जन। ट्रांसवर्जन में जो एक्सचेंज होता है, प्यूरिन पायरेमिडिन से एक्सचेंज किए जाते हैं और पायरेमिडिन प्यूरिन से एक्सचेंज किए जाते हैं। जैसे सी के जगह पर ए आ सकता है और टी के जगह पर जी आ सकता है। तो इस प्रकार के जो म्यूटेशन होते हैं उन्हें ट्रांसवर्जन कहा जाता है। अब यह जो पॉइंट म्यूटेशन है, अगेन 3 तरीके के हो सकते हैं। यह साइलेंट हो सकता है, मिस सेंस म्यूटेशन हो सकता है, और नॉन सेंस म्यूटेशन हो सकता है। यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ भी काफ़ी स्टूडेंट में कन्फ्यूजन बना रहता है। तो साइलेंट म्यूटेशन ऐसा म्यूटेशन होता है जिसमें म्यूटेशन के बाद जो एमिनो एसिड है वह सेम या सिमिलर हो, तो ऐसे म्यूटेशन को साइलेंट म्यूटेशन कहा जाता है। मिस सेंस म्यूटेशन में जो म्यूटेशन के बाद डिफरेंट एमिनो एसिड उसकी जगह पर आ जाते हैं, तो इस तरीके के म्यूटेशन को मिस सेंस म्यूटेशन कहा जाता है। और नॉन सेंस म्यूटेशन की बात की जाए तो नॉन सेंस म्यूटेशन में एक स्टॉप कोडोन बनता है और प्रोटीन सिंथेसिस जो है वह रुक जाता है। स्मॉल स्केल म्यूटेशन में अब आगे देखेंगे इंसर्शन हो सकता है। इंसर्शन भी एक स्मॉल स्केल म्यूटेशन है और डिलीशन भी स्मॉल स्केल म्यूटेशन है। यहाँ पर इंसर्शन के अंदर 1 या 2-3 के आसपास बहुत कम संख्या में न्यूक्लियोटाइड ऐड हो जाते हैं, और ये जो न्यूक्लियोटाइड ऐड होते हैं इसकी वजह से फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन हो सकता है, यानी कि जो रीडिंग फ्रेम है किसी भी जीन का वह टोटली चेंज हो सकता है, और इसकी वजह से जो जीन है उसके प्रोडक्ट चेंज हो सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि ये जो भी जीन्स होते हैं, जो भी कोडोन होता है वो ट्रिपलेट में काम करते हैं, यानी कि 3 न्यूक्लियोटाइड को एक साथ यूज़ करते हुए एक कोड बनाया जाता है। और यदि शुरू में ही एक
न्यूक्लियोटाइड ऐड हो गया तो पूरा का पूरा जो रीडिंग फ्रेम है वह चेंज हो जाता है। इस तरह के म्यूटेशन को फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन कहा जाता है। आगे देखेंगे डिलीशन। डिलीशन में एक या उससे ज़्यादा न्यूक्लियोटाइड यदि टूट कर निकल जाए तो इस कंडीशन को डिलीशन कहा जाएगा और यहाँ पर भी फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन हो सकता है। यहाँ पर अब हम क्लासिफिकेशन का एक और मोड देखेंगे, यह है प्रोटीन सीक्वेंस के बेसिस पर इम्पैक्ट ऑन प्रोटीन सीक्वेंस, यानी म्यूटेशन का प्रोटीन सीक्वेंस पर क्या इम्पैक्ट होता है उसके बेसिस पर किस तरीके से म्यूटेशन को क्लासीफाई किया जा सकता है। तो यहाँ पर सबसे पहला है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, जिसको ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है। एडिशन या डिलीशन की वजह से जो न्यूक्लियोटाइड का जो सीक्वेंस है जीन के वो टोटली चेंज हो सकते हैं, तो इस कंडीशन को कहा जाता है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। इसमें प्रोटीन बिल्कुल पूरी तरीके से प्रोटीन का सिंथेसिस रुक भी सकता है और या फिर बिल्कुल चेंज्ड प्रोटीन यहाँ पर बनकर आएंगे, तो पूरा फ्रेम शिफ्ट यहाँ पर चेंज हो जाता है। तो यह था फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। दूसरा है नॉनसेंस म्यूटेशन। नॉनसेंस म्यूटेशन के कारण से स्टॉप कोडन बनते हैं और जो प्रोटीन का सिंथेसिस है वो ट्रंकेट कर जाते हैं और साथ ही साथ जो प्रोटीन बनते हैं वो नॉन फंक्शनल बनते हैं। इसके बाद जो म्यूटेशन है वह है मिससेंस म्यूटेशन। मिससेंस म्यूटेशन के कारण जो सिंगल न्यूक्लियोटाइड में चेंज होता है उसकी वजह से जो एमिनो एसिड उसकी वजह से जो एक कोड में चेंज हो रहा है तो उसकी वजह से जो नए अमीनो एसिड आते हैं वो बिल्कुल डिफरेंट एमिनो एसिड होते हैं और इसकी वजह से नॉन फंक्शनल प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट टाइप है म्यूटेशन का वह है न्यूट्रल म्यूटेशन। न्यूट्रल म्यूटेशन की वजह से जो नए म्यूटेशन के बाद जो नए एमिनो एसिड आते हैं वो बहुत हद तक सिमिलर होते हैं, केमिकली एमिनो एसिड सिमिलर होते हैं, जिसकी वजह से प्रोटीन में काफ़ी कम चेंजेज आते हैं, सिमिलर प्रोटीन ही बनते हैं, तो इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। इसके बाद जो नेक्स्ट म्यूटेशन है वह है साइलेंट म्यूटेशन। साइलेंट म्यूटेशन की वजह से जो एमिनो एसिड है वह बिल्कुल सेम एमिनो एसिड आकर उसकी जगह पर लगते हैं, तो ये प्रोटीन भी जो होता है वह बिल्कुल सेम ही होता है, प्रोटीन में भी किसी भी प्रकार का चेंज नहीं आता है। तो इस तरीके के म्यूटेशन को साइलेंट म्यूटेशन कहा जाता है। म्यूटेशन होता है लेकिन इसकी वजह से एमिनो एसिड के सीक्वेंस में चेंज नहीं आता है। अब हम लास्ट में एक और वे देखेंगे जिसके बेसिस पर म्यूटेशन को क्लासीफाई किया जा सकता है, यह है सेल टाइप, ऑन द बेसिस ऑफ सेल टाइप। तो ऑन द बेसिस ऑफ सेल टाइप दो तरीके के म्यूटेशन हो सकते हैं, जर्म लाइन म्यूटेशन और सोमेटिक म्यूटेशन। जो जर्म लाइन म्यूटेशन होते हैं वह सेक्स सेल में होते हैं और यह एक जनरेशन से, कहने का तात्पर्य है पेरेंट से ऑफ स्प्रिंग में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, क्योंकि ये रिप्रोडक्टिव सेल में इस तरीके के म्यूटेशन होते हैं। और जो दूसरा म्यूटेशन है वह है सोमेटिक म्यूटेशन, और सोमेटिक म्यूटेशन सोमेटिक सेल्स में होते हैं, इस वजह से यह एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र नहीं करते हैं। तो दोस्तों आज के इस लेक्चर में हमने बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को कवर किया, म्यूटेशन को, जीन म्यूटेशन को। यह बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, इस वजह से आप इस लेक्चर को काफ़ी ध्यान से देखेंगे और कुछ यदि समझ में ना आया हो तो आप मुझसे क्वेरी करके उसका समाधान ढूंढ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच।